अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। कई दिनों से पाक अफगान बॉर्डर पर एक कशीदगी की सूरत हाल है। इस वक्त दोनों ममालिक की सरहदें बंद हैं, कई जगहों पर झड़पें देखी जा रही हैं, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस कशीदगी का कोई आसान हल मौजूद नहीं है। माजी के हवाले से हमने देखा कि इस खत्ते में सुपर पावर्स की मुदाखलत होती रही और फिर इसकी वजह से न सिर्फ दोनों ममालिक की सियासी तरजीहात में तब्दीलियाँ बल्कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई और अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि कई दिनों की कशीदगी के बाद अब तक दोनों ममालिक के दरमियान कोई बैकडोर चैनल नहीं खुल सका। हमने कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप की इस कशीदगी को ख़त्म करने की एक ऑफ़र सुनी, लेकिन इस पर भी अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। फिर चूँकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की मौजूदा हुकूमत अभी तक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा नहीं, इसीलिए सिफारती महाज पर भी टेबल पर दोनों ममालिक के पास महदूद ऑप्शंस हैं। फिर ऐसे में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कलअदम तंजीमों के हवाले से तनाज़ा कैसे हल होगा? इसके अलावा अमरीका और तालिबान हुकूमत के दरमियान तय पाने वाला 2020 का दोहा मुआहदा, जिसकी कई शिकों में यह मेंशन था कि अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्द गिरोहों की पनागाह नहीं बनने देगा, क्या इस पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम को इस्तेमाल कर सकता है? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तजिया निगार एहसानुल्लाह टीपू साहब ज्वाइन कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान, आपसे आगाज़ करूँगा। हमने सेकेंड वेव देखी है इस कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पर अब ये इमर्ज किया है, तो क्या लगता है आपको 48 घंटे का जो सीज़ फायर अनाउंस हुआ है, इससे पहले कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट की डिटेल्स में जाएं, कितनी पोस्ट पर डैमेज हुआ, कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, ये सीज़ फायर एक अपॉर्चुनिटी यकीनन है बातचीत की, लेकिन आपको लगता है कि कोई मीडिएशन या फिर सियासी तौर पर इस मसले का कोई हल निकलने की उम्मीद है 48 घंटों में? मुझे खुद भी यानी जो ग्राउंड पे मामला हो रहे हैं तो उस हवाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि 48 घंटों के लिए सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई है और पाकिस्तानी मोफा ने उसको यानी अनाउंस भी किया है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मौक़ों पे कोशिश की है कि जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको ये कन्वे कराया जा सके कि जो पाकिस्तानी कंसर्न्स है पाकिस्तानी तालिबान के अलावा के साथ और उसके अलावा जो BLA और बाकी जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उसके हवाले से कि उनको एड्रेस नहीं किया गया। ये सिर्फ इसी गवर्नमेंट ने नहीं, इससे पहले जो PDM की गवर्नमेंट थी, उससे पहले इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, तो ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से कि उनको ये चीज़ रियलाइज कराई जा सके कि इनको एड्रेस किया जाए। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे आप अगर अफगान तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात अगर कर लें तो वो TTP या बाकी जो इस तरह के दड़े हैं तो वो उनको अपने वजूद का हिस्सा समझते हैं। यानी अच्छी बात है कि ये अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल में अभी भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, इससे उम्मीद ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कमर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जनरल असम्बली के इजलास के साइडलाइंस पर भी हमने देखा कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था जिसमें रशिया भी था, चीन, पाकिस्तान, ईरान था, जिसमें कहा गया कि TTP के ख़िलाफ़ अब एक्शन लेना पड़ेगा अफ़गान तालिबान को। और अहम बात यह है कि रशिया वाहिद स्टेट है जो मुकम्मल तौर पे रिकॉग्नाइज़ करता है तालिबान की हुकूमत को, तो उसके बावजूद ये कहना अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, उनके माउथ पीसेस जो हैं उनका, कि ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये आपको लगता है कोई रैशनल बात है? वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि वहाँ से दहशत गर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ? बहुत शुक्रिया। देखें, आपको याद है कि 15 अगस्त 2021 को देखें अमेरिका अपनी मजबूरियों की वजह से अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन वो जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या वो जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जो एंटायर इकोसिस्टम है वो तो अफगानिस्तान से नहीं निकला, वो तो जबरदस्ती इनको पावर दे के चले गए और डायलॉग दोहा में हो गया। अब मसला ये है कि वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान देखें, आप 3.5 साल हो गए, आप 15 अगस्त 2021 से लेके अभी तक आप देख लें, आपको क्या नजर आ रहा है? हमने पूरी कोशिश की कि इनसे डायरेक्ट डायलॉग किया जाए, नाकाम हुए। अरब्स को हमने कतर को डाला और बात की कि TTP के लोगों को विद इन अफगानिस्तान मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट कर दिया जाए और पैसे भी आए और घर भी बने इनके। फिर हमने ट्राइलैटरल मैकेनिज्म शुरू किए, पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान, और अभी ये जो आप क्वाड्रिलैटरल फोरम का डिस्कशन कर रहे थे, एक ही बात की जा रही है कि अफगानिस्तान जो है उसने प्रॉमिस किया एज पर दोहा एग्रीमेंट कि अलकायदा को पनाह नहीं देगा और इस तरह के बहुत सारे जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पनाह नहीं देगा, लेकिन वो अपनी बात पे वज़ीद हैं
और वो ये कह रहे हैं कि हमने ये हमारे वजूद का हिस्सा है। तो भाई मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि 3.5 साल हमने जो अपने मुल्क के अंदर अपनी अवाम और अपनी अफवाज की जो जानें दी हैं वो किस चीज की दी हैं और हम क्या निकालना चाहते हैं इनसे। और हमने ब्रदरली इस्लामिक मुल्क कहा, भाई कहा, नेबर कहा, सब कुछ कहा और बड़े मीठे अंदाज से, प्यार से, डिप्लोमेटिकली सारे रास्ते अडॉप्ट कर लिए। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि रोजाना तो टीटीपी आ रही है, तश्कीलें आ रही हैं, उनको कवर भी दिया जा रहा है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी लिमिटेड अंदाज में, रीजन जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी साइलेंट है अफगान तालिबान के इस बिहेवियर पे, जहां पे वो दहशतगर्द जमातों को पनाह दे के बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अब मजीद इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आने लगी हैं, अमेरिकन बलोचिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं, सऊदी पैसा लगाना चाहते हैं, तो क्या हमने यही शक्ल रखनी है जो है? और अगर हमें हार्ड स्टेट बनना है तो हमें हर वो काम पड़ेगा जिससे आप वाकई हार्ड स्टेट लगें, वो भले एक्सटर्नल इस तरह के थ्रेट है या इंटरनल है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ऑल आउट इस चीज़ को, इस थ्रेट को एलिमिनेट करना मकसूद है पाकिस्तान के लिए। एहसान, ये जो परसेप्शन था कि जब तालिबान की रेजिम आई तो उसके जो ताल्लुकात हैं वो हिस्टोरिकली 90 की दहाई में भी पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर थे। इनफैक्ट लेट 90s में तो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की रेजिम थी उन्होंने कहा था कि जो हमला पाकिस्तान पे करेगा वो अफ़गानिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा। इस मरतबा आपको लगता है कि जो इंडिया की तरफ इंक्लिनेशन है उससे भी ये सब रिज़ल्ट कर रहा है? पिछले 1.5 से 2 साल में 4500 कैजुअल्टी हो चुकी है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बायस। हमारी इतनी बड़ी ह्यूमन कॉस्ट है वो कम नहीं हो पा रही। और अमीर मुत्तकी अभी हिंदुस्तान में मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि कोई सहूलतकारी यहाँ से नहीं होती, वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि उनका कोई रोल है इसमें। हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान के हवाले से और खासकर जो तालिबान गवर्नमेंट जब से आई है तो हमने यहाँ पे देखा है कि पाकिस्तान में जो हमले हैं यानी दोनों की जानिब से, जो पाकिस्तानी तालिबान के दल हैं और अभी पाकिस्तानी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यानी वो बताते हैं कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं जो बिल्कुल यानी एक एथीस्ट सेकुलर किस्म की आउटफिट्स हैं कि उनकी जाने कि उनको भी अफगानिस्तान ने जो है वहाँ पे पनाह दी हुई है और वो मुसलसल अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आपने जो कैजुअलिटीज वो बता दी तो वो तो बहुत ज़्यादा, यानी आज भी औरकज़ई में हमला हुआ है, पाकिस्तानी तालिबान का एक दड़ा है इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान जिसमें 6 जो FC एहलकार हैं उनको टारगेट किया गया है। और ये चीज़ें तो मुसलसल यानी हमने उसमें एस्केलेशन देखी है, कोई कमी नहीं देखी। चीमा साहब ने बिल्कुल वो सही बात की कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौक़ों पर कोशिश की कि ये चीज़ उनको बताई जा सके कि ये मामलात इस तरह नहीं यानी रह जा सकते। तो और दूसरा ये कि बॉर्डर पे जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है, यानी अभी तो ऐसे लग रहा है कि जो इंडिया के साथ हमारे मामलात हैं जो मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई कि उससे ज्यादा हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे जो थ्रेट्स का सामना है। और एक चीज को भी समझने की जरूरत है जो हमारी डिसीजन मेकर्स हैं कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं उससे ज्यादा आपके डोमेस्टिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा है सिक्योरिटी के जो हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाना होगा और नेचुरली जो आपके दुश्मन है वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे। इंटरनल अगर आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो। अभी सुहेल अफरीदी ने हल्फ लिया एज अ न्यू CM ऑफ KPK, उनकी तरफ से ये कहा जाना कि जब तक हम हैं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता। आपको लगता है कि वफाक की पॉलिसी में एक बड़ा मसला कंसेंसस का भी है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है काइनेटिक एक्शन के लिए, इंटरनल चैलेंज को ख़त्म करने के लिए? ये बहुत बड़ा मसला है, यानी इसी की मैं बात कर रहा था कि इंटरनली जो आपके चैलेंजेस हैं, आपके जो मसाइल है उसको पे भी फोकस करना होगा और इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे जो आपकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सेक्टेरियन हो, चाहे वो इतनिक हो। तो वफाकी गवर्नमेंट और जो फ्रंट पे जो सूबा है उसकी जो सूबाई हुकूमत है उसके बीच में यानी कंसेंसस भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और एक दूसरे पे इल्जामात भी, और मुसलसल पिछले 2 सालों से यानी हम सुनते आ रहे हैं और बाकायदा दोनों तरफ से उसका प्रचार किया जा रहा है, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जब यहाँ पे इस तरह की यानी कंसेंसस न हो इंटरनली तो फिर ये एक ऐसे चैलेंज को यानी TTP जो कि फुल फ्लेज इंसर्जेंसी जिसको अफगानिस्तान की पूरी सपोर्ट भी हासिल है और पूरा मुल्क यानी उसके पुष्ट पे इन सेंस के वहां पे उनके आइड आउट्स हैं, उनको सपोर्ट मिल रही है, वहां पे उनकी रिक्रूटमेंट, उनका जो प्रोपेगेंडा है वो सब चीजें वहां से आ रही है। तो वो ये इस पे ज्यादा फोकस करना होगा कि एक्सटर्नल चैलेंजेस अपनी जगह लेकिन इंटरनली भी जो नेशनल सिक्योरिटी के आपके मसाइल हैं उनको भी बेहतर बनाना होगा।
होगा। कबायली इलाके के हवाले से यहाँ पे कमिटमेंट्स हुई, उसको मर्ज किया गया, तो वो अभी तक पूरी नहीं की जा रही, उनको जो पैसे एलोकेट होने थे वो नहीं दिए जा रहे। तो ये जो इंटरनल आपके मामलात हैं उस पर मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल हो या चाहे सूबाई हो, वो उस तरह की तवज्जो नहीं दे पा रही, और जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो बलूचिस्तान में भी और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी। अफगानिस्तान के हवाले से यानी ये बहुत अब ऑब्वियस है कि वहां पे उनको पूरी तरह सपोर्ट मिल रही है, टीटीपी को भी, या जो बाकी इस तरह के दड़े हैं उनकी, यानी लीडरशिप की अगर आप बात करें, उनकी जो तश्कील है, चीमा साहब ने उसकी बात की, उनका वहां से आना, तो ये अब कोई भी डिनाई नहीं करा। जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान वेस्टर्न डिप्लोमेट से इस्लामाबाद में, उनसे भी जब हमारी बात होती है तो वो खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। वो जो पाकिस्तान का शुरू में एक था बयानिया के ये वहां से चीजें हो रही हैं, तो वो अब वो भी उसको एंडोर्स कर रहे हैं। और आपने यूएन जनरल असेंबली की बात की कि उनके साइड लाइन्स पे, तो वहां पे ईरान, वहां पे रशिया, चाइना, जो रीजन के बड़े ममालिक, उन्होंने पाकिस्तानी नैरेटिव को एंडोर्स किया। और उसने सिर्फ ये नहीं, अगर आप वो बयान देख ले, उसमें ये नहीं कि पाकिस्तानी तालिबान, बल्कि उसमें BLA मजीद ब्रिगेड का भी जिक्र किया गया है। तो ये जो है पाकिस्तानी स्टांस, वो ग्लोबली अब इसको सुना भी जा रहा है डिप्लोमेटिक जो क्वार्टर्स है उसमें, लेकिन अफगान तालिबान जो है वो अभी तक यानी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाक अफगान कशीदगी पर हमारी गुफ्तगू जारी है। कमर साहब, दो सवाल आपसे। पहला ये कि लैंडलॉक कंट्री है और ट्रेड के लिए पाकिस्तान पर इन्हसार रहा है अफ़गानिस्तान का, लेकिन आपको लगता है कि ये चाबहार से जो उनकी उम्मीद है वो उनको ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी टेररिस्ट को हार्बर नहीं करते, नंबर 1। और नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ सूरत हाल को और बहुत जल्द इसमें मीडिएशन वो करवा सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं और इसमें भी मैं रोल प्ले कर सकता हूँ अपना। तो अमरीकी मीडिएशन से, सालिसी से कोई उम्मीद रखें कि हल करवा लेगी इस मसले को? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी इमीडिएटली कोई अमेरिकन मीडिएशन इसमें होगी। मीडिएशन एक ही चीज़ पे हो सकती है कि अफगान तालिबान अपने वादे पूरे करें, दहशतगर्द जमातों को पनाह देना बंद करें, रिस्पॉन्सिबल रियासत बने, अपने आप को एक जथा ग्रोह ना समझें, और ये जो समझते हैं कि जी ये फलां दहशतगर्द ग्रुप हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये हमारी रूह का हिस्सा है, ये दुनिया इनको रिलायबल पार्टनर आज तक जो रिकग्नाइज नहीं कर पा रही, वो यही वजह है ना कि ये अपनी अभी भी स्टिल उसी चीज में बैठे हुए हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अमेरिका की कोई अभी इतनी जल्दी इन्वॉल्वमेंट होगी। और अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से, जिस तरह भी एहसान साहब बात कर रहे थे, कि जितने भी इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि ये अफगान तालिबान इस वक्त TTP को पनाह दे रहे हैं। और आपके सामने रिकॉर्ड है, ये जो पाकिस्तान का 600-700 के करीब हमारे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं पिछले साल, ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं? ये तालिबान इनको पनाह दे के बैठे हुए हैं। सो हमें तो अभी तो कुछ घंटे हुए हैं पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन शुरू किया है, तो रिक्वेस्ट आ रही है सीज फायर की। एक तो ये चीज़ ऐसा मुझे नहीं लगता कि दुनिया इसमें इंटरफेयर करेगी भी तो यही करेगी कि अफगान तालिबान से एश्योरेंसेस मांगी जाएंगी, और ये दुनिया के सामने मानते भी रहे हैं इस हवाले से। सो एश्योरेंसेस दें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस मसले को हल कर सकता है। दूसरा जो आप बात कर रहे थे चाबहार भी, आपने रिसेंटली देखा होगा अमेरिकन ने चाबहार पे जो है वो दोबारा सैंक्शंस लगी हैं, और इंडिया जो है वो $300-350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और इंडिया जो अपना एक पैरेलल वर्ल्ड व्यू दे रहा था कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ईरान को मेन स्ट्रीम करेंगे। काबुल में एम्बेसी भी अनाउंस की है ना कि दोबारा रीओपनिंग करेंगे। जी बिल्कुल, वो भी की है। लेकिन अब इंडिया का जो प्लान था वो ये था कि हम अमेरिका को कन्विंस करें कि चाबहार पे हम पैसा लगाना चाहते हैं, चाबहार को हम एक्टिवेट करेंगे और हम चाइना से चीजें निकाल के ईरान की तरफ लेके आएंगे। चाइना बड़ा खतरा है, ईरान छोटा खतरा है। तो ये सारी उन्होंने जो स्टोरीज अमेरिकन को सुनाई थी, मेरा ख्याल है अमेरिकन ने उसको पसंद नहीं किया, और अभी ट्रंप साहब ने जो चाबहार की हवाले से जो सैंक्शंस की हैं, एक बात। दूसरा, अफगान तालिबान को हम इंडियंस ने बड़ा कहा है कि आप पाकिस्तान से निकलें और यहाँ से आके ट्रेड करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अफगान तालिबान को इतना लंबा चौड़ा ये कोई आइडिया उनका कामयाब होगा, और देख लें अगर करके अगर ये होता है। मुझे नहीं लगता ये कोई अफगान तालिबान इतनी जुर्रत का काम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि इंटरनल प्रेशर इंडिया अफगानिस्तान से अंदर आएगा, और वो इंटरनल प्रेशर क्या है कि देखिए तालिबान को सारे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट तो नहीं करते, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, बाकी जितने लोग हैं कोई सारे कोई स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर बैठे तो नहीं हुए। और दूसरा, हंसता बसता कारोबार, बॉर्डर, हर चीज जब बंद होता है तो लोग, आम आदमी अफगानिस्तान के अंदर प्रेशराइज होगा।
लोगों की तो सेहत भी इन्होंने यहाँ, इलाज भी यहाँ पे करवाने आने हैं, कारोबार भी यहाँ पे करने हैं, फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। तो क्या आप समझते हैं तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं? 100% उनके ऊपर प्रेशर है कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया जो आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं हुआ, वो तालिबान के दौर में हुआ। और अगर दहशतगर्दों को सेंचुरीज देना ही तालिबान की पॉलिसी है तो ये इंटरनल प्रेशर मेरा ख्याल है उनके ऊपर आएगा। सो मुझे लगता है कि उनको पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल, अंदरूनी प्रेशर की आपने बात की। एहसान, ये जो मल्टीपल फैक्शंस के बारे में हम सुनते हैं, क्योंकि ऐसी डिक्लेरेशन की, जॉइंट स्टेटमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ISIL का जिक्र भी था। इसके अलावा चीन भी हिस्टोरिकली, ये रिसेंटली जब रजीम आई तो वो इंश्योर करवाना चाह रहा था कि तालिबान ये गारंटी दें कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी वहाँ से। तो आपको लगता है कि एक कंधार का ग्रुप है, इसके अलावा हक्कानीज़ हैं, तो एक चैलेंज ये भी है अफ़गान तालिबान का, जिसकी वजह से वो खुलकर बयान नहीं दे सकते TTP के ख़िलाफ़, कि वो समझते हैं कि वो वल्नरेबल हो जाएंगे और उनकी अपनी हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ फिर इक़दामात शुरू होंगे अंदर से। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे अगर आप अफगान तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करें तो उनके जहन में ये खदशा है कि अगर हमने TTP के खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेना शुरू किया तो ये ना हो कि TTP के लोग जो हैं वो जो दाइश खुरासान है ISKP उसमें उनके लोग ना चले जाएं, क्योंकि ISKP को बनाया है TTP के लोगों ने। यहाँ पे और अगजाई के कुछ थे कमांडर्स TTP के साथ मुंसलिक थे, तो उन्होंने TTP से साइड पे होकर ISKP बनाई। तो ये खदशात हैं उनके जहन में। और अगर ISKP का प्रोपेगेंडा भी देख लें तो वो काफ़ी एक्सटेंसिवली यानी TTP के लोगों पे फोकस्ड है, और उनको कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी जो अफगान तालिबान है वो अभी भी यानी उसको पाकिस्तानी प्रॉक्सी कहते हैं ISKP वाले, कि ये कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ और आप लोगों को ये नो के हैंड ओवर कर दें। तो ये तो है उनके जहन में ये खदशा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वो चीज़ तो अगर TTP के हवाले से वो 20 साल एक साथ लड़ी भी अमेरिकन NATO फोर्सेस के खिलाफ, करज़ई अशरफ गनी गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं खुद वज़ीरिस्तान का हूँ, वहाँ पे जब हम ग्राउंड पे देखते थे तो अफगान तालिबान के सीनियर कमांडर्स और TTP के एक साथ ही रहते थे, एक दूसरे की ऑपरेशनल सपोर्ट भी देते थे। जो सबसे पहले खुदकुश हमले यानी हुए अफगानिस्तान में तो वो भी TTP के लोगों ने लोगों को ट्रेन करके वहाँ पे भेजा था। इनकी हुकूमत आने के बाद 9/11 के बाद 4000 फाइटर्स को जो जेल से निकाला वो TTP के ही थे ना, जो वो मानते ही नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। उसमें भी लोग TTP के भी थे, उसमें ISKP के भी लोग थे, उसमें कुछ बहुत सीनियर कमांडर थे, मुला फकीर मोहम्मद टाइप लोग भी थे उसमें। तो ये चीजें तो हैं अपनी जगह। वो फिर भी बंदा अगर आप ये भी समझे कि हाँ वो अंडरस्टैंडेबल है कि ये माजी में एक साथ रहे, एक साथ लड़े हैं, तो एक दूसरे को वो इलाही समझते हैं, अपने वजूद का हिस्सा समझते हैं। लेकिन जो मेरे लिए पर्सनली, जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, जो अलार्मिंग चीज है कि TTP के अलावा जो बलोच यानी आर्म सेपरेटिस्ट हैं, जो कि सेकुलर हैं, उनकी मिलिटेंसी और वो कोई जिहादियत इस्लामिस्ट का टाइप उनकी सोच नहीं है, कि उनके हवाले से भी ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि उसको भी यानी अफगानिस्तान में कुछ इलाके हैं वहां पे उनको पनाह दी हुई है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये लग ऐसे रहा है कि जो कॉमन एनिमी वाला फैक्टर है कि उसमें आइडियोलॉजी जो है उसको भी सरपास किया गया है। उसमें ये नहीं कि सिर्फ आप अपने जो जिहादी भाई हैं उनको आप सपोर्ट दे रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग जिनका यानी जिहादी आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, उनको भी आप सिर्फ इसलिए सपोर्ट दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। फिर मुत्तकी साहब का जिस तरह यानी जैसे वो काबुल पहुंचा, यहाँ पे ये बॉर्डर क्लैशेस शुरू हुई, तो डिप्लोमेटिक जेस्चर इस तरह के आप किसी दुश्मन मुल्क में बैठ के, दुश्मन इन सेंस का रिसेंटली इंडिया के साथ और पाकिस्तान की एक जंग हुई है, तो वो वहां से फिर इस तरह के बयान देना मीडिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल इसको यानी एक थ्रेट के तौर पर लिया जाएगा। और जिससे यानी जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि कोई मैं नहीं देख रहा कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। सीज फायर अच्छी बात है, अच्छी पेशरफ्त होनी चाहिए अमन दोनों ममालिक के बीच में, लेकिन जो ग्राउंड पे मामलात हैं वो काफी खराब हो गए और मैं मजीद भी फ्यूचर में देख रहा हूं कि जंग लड़ाई की तरफ मामला जाएंगे दोनों ममालिक के बीच में। हो सकता है। कमर साहब, आई हैव 30 सेकंड्स। इंटरनेशनली पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे क्या रेकमेंड करेंगे कि हम ये जो रीजनल पार्टनर्स हैं जिसमें चीन भी है या फिर ईरान से बात करें, रूस से बात करें, किस तरह रैली करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ताकि वो प्रेशराइज करे तालिबान को? देखिए, मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली रीजनल प्लेयर्स को, ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिकन निकल गए अफगानिस्तान से तो हमें इस वैक्यूम को फिल करना है
और उस अंदाज से देखें। और ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके बड़े ज़रूरी हैं, आप उनको ज़रूर प्रमोट करें और अफगान तालिबान को समझाएं, लेकिन तालिबान ने यह महसूस किया है कि इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट आ रही है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और जो रियल इशू है कि टेररिस्ट जो हाइड आउट्स और सेंचुरीज हैं वो अंडरमाइन हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ये समझें कि वैक्यूम फिल करना है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फोकस करना है। ये दहशतगर्द ग्रुप सबके लिए खतरा है, रशिया के लिए भी उतने हैं, चाइना के लिए, पाकिस्तान और ईरान के लिए, और जो मेरा ख्याल है इस लेंस से ज्यादा देखना बिल्कुल। तो अफगानिस्तान इज़ नॉट अ पाकिस्तानी प्रॉब्लम, ये रीजनल प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपू साहब और कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, इसमें हमारी सियासत पर भी काफ़ी बहस हो रही है। आज हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद एक्स पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई ने पाक अफगान तनाज़े पर ऑफ़र दी है कि अगर इन्हें पैरोल पर रिहाई मिले तो वो दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा हल करवा सकते हैं। अब इससे पहले इसी किस्म की ऑफ़र JUI फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी दी जा चुकी थी, लेकिन हमें जो इस वक्त वफाकी हुकूमत का नैरेटिव दिखाई दे रहा है और मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, इसमें तो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात जिनमें बानी PTI की रिहाई भी हो रही हो और इनकी अफ़गान पॉलिसी को भी जगह मिल रही हो, इनका कतन कोई चांस दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी जानिब नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी आज अपना हल्फ उठा चुके हैं। कल उन्होंने बानी PTI के कुछ तवील पैगामात को जिस तरह रीपोस्ट किया, इससे भी यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में वफाक और सूबाई हुकूमतों की कन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगी और इस वक्त मुल्क को जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं, ये इंतशार मज़ीद मुश्किलात का बायस बनेगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर ख़ान न्याज़ी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सुहेल आफरीदी साहब की नॉमिनेशन और इसके बाद कुंडी साहब की तरफ से ये कहना कि इस्तीफ़ा सही तरीके से नहीं दिया गंडापुर साहब ने, आप इस बात को एडमायर करेंगे कि बिलावल साहब ने जो स्टांस लिया कि आप सिंध हुकूमत का हेलीकॉप्टर या जहाज़ लेकर फौरी पहुँचें, हल्फ लें, आइनी जिम्मेदारी पूरी करें अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जिन ऑफिस होल्डर्स ने डिस्चार्ज करनी होती है, मेरे ख्याल से उन्हें अपने फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए, ना किसी प्रेशर पे, ना किसी डिक्टेशन। जब आप एक गवर्नर की पोस्ट पे हैं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल उस मनसब पे हैं कि आप पार्टी की डिक्टेट से बाहर होते हैं। तो इस तरह के मामलात में गवर्नर साहब को खुद सोचना चाहिए था। क्या उन्हें जेब देता था कि एक इस्तीफ़ा उन्हें पहुंचा हुआ, उसको वो डिनाई करते रहे, फिर बाद में अपने ही ट्वीट में उन्होंने एक्नॉलेज किया जी दोनों इस्तीफ़े मुझे पहुंच गए और सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे। तो बेसिकली प्रोसेस को जो है ना हमने फ्लॉड करने की कोशिश की। अल्टीमेटली क्या हुआ कि कुंडी साहब से कुंडी तो लगी नहीं, आज उन्हें हल्फ तो देना पड़ा है। तो इस पे अब जो सुहेल आफरीदी साहब का नाम है, जैसे ही ये अनाउंस होता है तो हुकूमत के बहुत से लोगों ने भी तनकीद की, हार्ड लाइनर भी कहा उनको, ये भी कहा कि जिस नौयत की उन्होंने स्पीच की पहली, उस पर काफ़ी एतराज़ात सामने आए। तो पार्टी की तरफ से सिग्नल यही किया जा रहा है कि बिल्कुल लचक अब नहीं दिखाई जाएगी, चाहे वो एहतजाज हो या मिलिट्री ऑपरेशन पर जो उनका मौक़िफ़ है। यही वो वजह बनी कि PTI ने उनको चूज़ किया, या फिर गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ जो अलीमा साहिबा की तनकीद थी उसको हम बुनियादी वजह समझें? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, अगर इमरान खान के पर्सपेक्टिव से देखें, कोई इमरान खान ने अली अमीन को डिसओन नहीं किया। अगर अभी भी उनके रिसेंट टाइम में ट्वीट्स उठा के देख लें, उन्होंने उनको दरीना साथी का। देखें, इमरान खान ने जो समझा कि इस वक्त चेंज क्यों ज़रूरी थी, कि देखें अगर आप देखें पार्टी के अंदर कुछ फिशर्स तो मौजूद थे, जिसका गाय बगाए इमरान खान अपनी ट्वीट में कहते रहे कि कोई किसी को ज़ाती हद तक अटैक ना करे, एक डिस्प्यूट की फ़ज़ा थी। मगर आप देखें, चाहे सुहेल आफरीदी ना होते, किसी और को नॉमिनेट करते, क्रिटिसिज्म तो एक नेचुरल है, आना ही आना है। मगर इस नॉमिनेशन से हुआ क्या है कि तरीके इंसाफ KPK में आपको एक गुलदस्ते की तरह नज़र आई, एक माहौल यकसर बदल गया, एक नई इनिंग का स्टार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि एक राइट टाइम पे इमरान खान ने फैसला किया कि उन्होंने अली अमीन को भी, एक जो उन पे अनड्यू बोझ पड़ा था, एक अनड्यू क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होने लग गया था, उससे उन्हें भी रिलीव किया है और साथ एक फ्रेश स्टार्ट दिया है। और इसके अलावा कल शेर अफजल मरवत साहब हमारे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने ये बताया कि
उनके तब्दील होने की वजह, गंडापुर साहब की जो तब्दील होने की वजह, उसमें से वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि खान साहब से जो उनकी आखिरी मुलाकात हुई तो उसमें गंडापुर साहब ने खान साहब को कन्वे किया कि अगले 1.5 से 2 साल में आप मुझे जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा हुआ है? अच्छा देखिए, मैं पर्सनली तो इस ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन का प्रिवी नहीं हूँ ना। मेरी फैसल अमीन से ज़रूर बात हुई है 2 दिन पहले, अली अमीन ख़ान से नहीं हुई। तो मैं ऐसे ही कहूँ कि जी मैंने इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मगर देखें बात है, देखें इमरान खान साहब को भी रियलाइजेशन है, वो अगर बैठे हैं तो वो कोई छोटी टक्कर नहीं ली हुई, वो इस निज़ाम से टक्कर ली हुई है। देखें एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो ना, तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट वाले तो बंदे आ जाते हैं, लोग इधर कितनी दफ़ा हुकूमतों से बाहर होते हैं, जेल जाते हैं, आ जाते हैं। इमरान खान ने एक नज़रियाती इख्तलाफ लिया हुआ और उस इख्तलाफ के जो डिविजन्स हैं वो मुल्क से बाहर भी जाती हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो और इस वक्त जब फोकस बाहर की दुनिया का पाकिस्तान की तरफ और पर्सपेक्टिव से हो तो कुछ टाइम तो लगेगा। तो और इमरान खान साहब को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है और इसी चीज़ को सामने रख के इमरान खान भी लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं। इमरान खान भी कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे। अगर शॉर्टकट ढूंढना होता तो ज़ाहिरी बात है आपके ही चैनल्स पे लोग वो अमरीकियों जो वफ्द आया था उसके भी एक आधे मेंबर का इंटरव्यू दिखाते रहे। इमरान खान ने कोई डील करनी होती, कोई कट शॉट ढूंढना होता तो वो बहुत पहले ढूंढ चुके होते। उन्होंने ये सफाई फाड़ा हुआ है तो वो इसलिए ज़हनी तौर पे मेंटली प्रिपेयर्ड है। बाकी देखें अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, जो रात अंदर है वो अंदर है, वो कोई बाहर नहीं निकाल सकता। बाकी इमरान खान की अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं। तो सुहेल साहब के लिए आपको लगता है कि पीटीआई का हाउस एंड ऑर्डर रखना भी बड़ा चैलेंज होगा जो गंडापुर साहब के लिए रहा, क्योंकि धड़ेबंदी की खबरें आती रहती हैं। अब उनकी काबीना की जो स्टेज है उसमें अब बैरिस्टर सैफ साहब भी होंगे, ये भी हम परसीव करें, या फिर जो पुरानी काबीना थी उसमें से कोई भी चेहरा दिखाई नहीं देगा हमें? अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सुहेल के लिए। सुहेल आफरीदी साहब को जो है ना, आप देखना पड़ेगा कि किस तरह की टीम के साथ वो कंफर्टेबल हैं। देखिए इमरान खान साहब जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो पर्सनल निटी-ग्रिटीज़ में नहीं इंटरफेयर करते। अगर देखें पिछली भी कैबिनेट थी तो सिवाय जो है ना इकोनॉमी वाली साइड के, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने किसी एक बंदे का भी नाम रिकमेंड किया हो कि आप उसको ऑन बोर्ड लें, उसको कैबिनेट में शामिल करें। तो वो उसी तरह जैसा अली अमीन खान साहब के पास फ्री हैंड था, सुहेल आफरीदी के पास भी फ्री हैंड होगा। मगर देखें अब ये सुहेल आफरीदी पे है। देखें आप लोगों की एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा भी एज ए लीडर हाई ना करें कि जो आप मीट ना कर सकें। ये अब उन पे है कि वो किस तरह से एक मिड वे अचीव करते हैं, कि लोगों का भी बैलेंस करना है कि ओवरऑल बाकी एक ओहदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओहदा भी कुछ आपसे तकाजा करता है। तो वो ये सारी चीज़ों को देखें आने वाले 10-15 दिनों में आप देखेंगे किस तरह से वो बैलेंस करते हैं। और उन्होंने कहा मैं एहतजाजी सियासत का भी चैम्पियन हूँ, तो हम ये तसव्वुर करें फिर कि कोई मार्च दोबारा से आएगा पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि तनकीद यही थी पीटीआई पर कि कारकुनान जो हैं उनको मोबिलाइज़ अब उस तरह से नहीं किया जा रहा पहले की तरह। जलसों में नाकामियों पर आप लोगों ने रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस करवाई, तो इनके आने से क्या मोबिलाइजेशन बढ़ेगी, जलसे होंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा? देखिए मोबिलाइजेशन तो कभी भी पीटीआई के लिए इशू नहीं रहा, मगर मोबिलाइजेशन से सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त दहशतगर्दी की वेव का है। देखिए इस वक्त जो सीएम है, सीएम का अपना ज़िला खैबर इस वक्त वर्स्ट हिट है टेररिज्म से। अब ये देखना है कि सुहेल आफरीदी साहब अपने ज़िले में लोगों की डिस्प्लेसमेंट, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करते हैं। देखिए उनके लिए सबसे बड़ा पहले चैलेंज ये होगा, और आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेडिशनल कबायली रवायात को सामने रखते हुए, जैसा पहले अली अमीन खान साहब जिरगा वगैरह करते हुए, उस तरह क्या इन्वॉल्व कर पाते हैं, एक अपनी इफेक्टिव आवाज़ वफाक तक पहुंचा सकते हैं और वफाक को एक टेबल टॉक पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, और बैरिस्टर सैफ ने आज कहा कि खान साहब से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर पैरोल पे रिहाई मिल जाए तो ये जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा है इसे ख़त्म कराने में हम रोल प्ले कर सकते हैं। ये तो नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो शहीद हो रहे हैं और हम एक जंग की सूरत हाल देख रहे हैं। हॉट बॉर्डर हो गया है, वेस्टर्न बॉर्डर भी हमारा। तो अगर इसमें तहरीक इंसाफ रोल प्ले कर भी सकती है तो किसी फ़ैसले का इंतज़ार क्यों किया जाए? क्या पीटीआई अपने गुड ऑफिसेस प्रोवाइड नहीं कर सकती गवर्नमेंट को तालिबान से इंगेज करने के लिए?
अच्छा देखें, इस वक्त एक चीज़ तो लिखी पड़ी है कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, अगर किसी को पसंद हो ना हो। अब तालिबान के साथ पाकिस्तान की एक पुरानी हिस्ट्री है और अखोड़ा खटक से लेके ऑनवर्ड एक है। अब आपके पास उस तरह की इंगेजमेंट के लिए लोग भी मौजूद हैं। अब तो ये तो सरकार ने डिसाइड करना है ना कि किस लेवल की इंगेजमेंट बनानी है। देखें, आप ईस्टर्न बॉर्डर के लिए तो लड़ सकते हैं, हमेशा से पाकिस्तान की तैयारी ही रही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें देख नहीं सकता। हमने उस लिहाज से अपना हमेशा से स्ट्रेटजाइज किया और अफगानिस्तान के साथ हमारा एक ब्रदरली हमेशा से रहा। हमने उनके लिए बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी, हमने उनको अगर खाली ठिकाना नहीं दिया, उनके लिए अपना खून भी बहाया है। तो इस तरह के जब मामलात हों तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसी लाइन की बात कल की। वो भी कहते कि मेरे भी राब्ता है और मैं जो है ना इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो लोग आपके पास मौजूद हैं, मगर ओवरऑल देखें इससे ज़रूरी क्या है कि अफगानिस्तान के हवाले से आप पहले एक नेशनल कंसेंसस तो बिल्ड करें। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि भाई अफगानिस्तान अगर इधर हर्जा सराई करे तो आप जवाब ना दें, आप बिल्कुल जवाब दें, मगर देखें एक लॉन्ग टर्म सोचना है। क्या हम लॉन्ग टर्म एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ाई में रह सकते हैं जिसका कुछ जाना नहीं है? देखें, पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन में है और अगर हम उस टेक ऑफ को इस तरह से फंसाना चाहते हैं कि अपने से छोटे के साथ लड़ाई में रहें और वो भी एक कंटिन्यूस लड़ाई में घुस जाएं, तो क्या ये चीज़ अफोर्डेबल है? तो अगर आप समझते हैं कि इसमें इमरान खान साहब रोल प्ले कर सकते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कर सकते हैं और लोग कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करना, सुहेल साहब ने जिस तरह कहा जब तक हम जिंदा हैं ये नहीं होने देंगे, वफाकी हुकूमत इससे ये परसीव करती है कि आप प्रो तालिबान आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप उनकी रीसेटलमेंट चाहते हैं और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काइनेटिक ऑपरेशन के अलावा डील करने के लिए कोई ऑप्शन बची ही नहीं है। तो पीटीआई तो सहूलत कारी कर रही है, उनका इल्ज़ाम ये रहता है आप पे, तो कॉपरेशन फिर कैसे होगी? इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि पीटीआई का बयानिया है क्या तालिबान को लेकर? अच्छा देखें, आप एक डिफरेंट हम बात करें। एक तो तालिबान से हम जनरलाइज दो डिफरेंट चीज़ें, एक तो तालिबान की गवर्नमेंट है, अगर हम उससे हट के बात करें, हम टीटीपी की बात करें, टीटीआई, दूसरे डिफरेंट मिलिटेंट विंग, आईएसएसएस की बात करें, तो सारों को पीटीआई एज ए पार्टी कंडेम करती है और इस किस्म का टेररिज्म पाकिस्तान की सॉइल पे नहीं होना चाहिए। केपीके का सूबे की आवाम का पर्सपेक्टिव क्या है जिसके लिए ये केपीके की जो हुक्मरानी इस वक्त केपीके के ने दी है पीटीआई को और पीटीआई जवाबदेह है, उसके लिए वो किस चीज़ पे है? वो कोलैटरल डैमेज है, जो कि एक अंधाधुन अगर आप ऑपरेशन शुरू कर दें, आप लोगों को डिस्प्लेस कर दें फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, तो वो सारे इश्यूज हैं, वो किसने फेस करने हैं? वो सारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट फेस करती है। अली अमीन के लिए सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम बना जब बाजोड़ में लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई? तो ये सारे इश्यूज हैं जिनका ब्रंट आता है। देखिए, इनका और भी बेहतर तरीके से हल निकाला जा सकता है। वो खुद ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के आए लोकल अमायदीन के साथ बैठें, केपीके की गवर्नमेंट के साथ बैठें, फेडरल गवर्नमेंट हो, इवन अगर आप चाहते हैं अफगान गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना, देखें उन्हें इन्वॉल्व करने में हर्ज नहीं है। देखें, अगर दोहा टॉक्स हो सकती हैं, अमेरिका और तालिबान बैठ के एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और ये तय कर दें कि अफगानिस्तान की सॉइल कभी भी दहशतगर्दी के लिए किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो आज किस तरह से वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है? आज हमारे इतने अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो हम अमेरिका को क्यों नहीं कहते कि यार इन्हें कंट्रोल किया जाए, या सऊदी अरेबिया जो इनडायरेक्टली इस वक्त तालिबान की हुकूमत को पैसे दे रहे हैं उनसे कहा जा सकता है कि ये देखें आपने तो अपना मसला हल कर लिया, इनसे एग्रीमेंट साइन कर लिया, मगर नुकसान तो हमारा हो रहा है, हमारी जाने जा रही हैं। देखें, सितंबर हमारा अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिहाज से देखें तो मतलब खूनी तरीन महीना था, तो जाहिर बात है ये नुकसान है और तहरीक इंसाफ को भी इस नुकसान का पूरा अदराक है। मतलब आपके मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो सलूशन नहीं है और बातचीत से सियासी तौर पे हल निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया, उमैर खान न्याजी साहब हमारे मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।